नहीं नहीं, इकट्ठा बनाएं। ओके, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा होमवर्क में दिया था? 6 में तो कोई मसला नहीं आया होगा इंशाल्लाह। 6 तो आसान था। 7 पूरा ही करना था, रिवाइज हो जाता। 7 में पहली वाली एडजस्टमेंट हो गई सबकी? अच्छा, चलें इसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं 7 को। क्वेश्चन 2 पास्ट पेपर। बिलाल हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। बिलाल ने अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। He has prepared a summary of classification and measurement requirements of financial assets, which will help him. Financial assets, financial assets कौन से होते हैं? Financial assets, financial assets होते हैं इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। फाइनेंशियल एसेट दो जगह लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। फाइनेंशियल एसेट इज he has requested you to review the following summary, prepare the corrected summary in the light of IFRS। अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट एंड मे सेल है तो आपने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है। होल्ड और मे सेल या होल्ड? होल्ड है तो किस पे रखना है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। ऐसा ही है। होल्ड टू कलेक्ट का मतलब था होल्ड टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब था कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। The asset is held with a business model to hold asset to collect contractual cash flows होते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अच्छा जी, कैश फ्लोज हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, कैश फ्लोज हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। कैटेगरीज, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज से मुराद है डिवेंचर्स। डेट सिक्योरिटीज को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखा जाता है। जी बिल्कुल। एंड इक्विटी ऑल्सो, इक्विटी को भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे, अगर हमने परचेज की होगी, सारी बात है, उधर वाली तो नहीं है, फाइनेंशियल एसेट तो फिर इधर होगा ना। इक्विटी हमने परचेज की होगी, तो इक्विटी जो परचेज की होती है जिसको शेयर कहते हैं, क्या उसको भी आप रखते हैं इस कैटेगरी में? तो डेट सिक्योरिटीज। अमोर्टाइज कॉस्ट वालों को रिकॉर्ड किया जाता है इनिशियल मेजरमेंट पे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट वालों को रखा जाता है फेयर वैल्यू प्लस, ठीक लिखा हुआ है, पूरा टेबल दोबारा बनाना था। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे ही होगी। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, hold to collect principal and interest and may sell if a good opportunity arise। नहीं, FETOCI के लिए कंडीशन तो है, FETOCI के लिए दो कंडीशंस हैं, FETOCI के लिए दो कंडीशंस हैं। एक आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और होल्ड कर रहे हैं या फिर बेच देंगे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। तो कंडीशंस क्या हैं FETOCI के लिए? आपको स्पेसिफिक डेट्स पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए वापस, यानी प्रिंसिपल वापस चाहिए और इंटरेस्ट आपको चाहिए,
और आपकी नियत है होल्ड एंड मे सेल, तो कोई कंडीशन, नो कंडीशन तो लफ्ज गलत है, सोलली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा एफईटी ओसीआई पे जाने के लिए दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, आपने उसको होल्ड भी किया हुआ है और मे सेल भी है, और आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन डेट तो नहीं, इक्विटी भी आ जाती होती है एफईटी ओसीआई पे, क्योंकि ऊपर जनरल लफ्ज है ना फाइनेंशियल एसेट, तो इसमें तो शेयर्स की परचेज भी आएगी और डिबेंचर्स की परचेज भी आएगी। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू के ऊपर होती है, नहीं, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू पे ही चीजों को रखा जाता है ईयर एंड पे, इस स्टैंडर्ड में कोई तस्वुर नहीं है लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। एफईटीपीएल होल्ड टू सेल, ठीक है, हाँ नो कंडीशन आप कह सकते हैं, नो कंडीशन, क्योंकि अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में आप इंटरेस्टेड ना हो और साथ कोई ऑयल प्राइस चेंज या कोई मार्केट के अंदर चेंज या कोई मार्केट के रेट चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से आप कोई चीज बढ़ा दें, असल में जब भी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कोई और चीज से लिंक कर देते हैं ना चीजों को, तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो एफईटीपीएल पे है, ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये फेल भी हो जाए तो आप एफईटीपीएल पे आ जाते हैं। एफईटीपीएल पे इक्विटी को भी रखा जाता है और डेट को भी रखा जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होती, और सब्सिक्वेंटली इनको किस पर रखा जाता है, 80-90% कितने लोगों का सही हो गया था, कितने लोगों ने आज करना था, कितने लोगों ने किया था घर में, कितने लोगों ने तीनों दफा में हाथ खड़ा नहीं किया, कितने लोगों ने अभी भी हाथ खड़ा नहीं किया कहने के बावजूद में, कितने लोगों ने अभी भी हाथ खड़ा नहीं किया। क्या चीज, जी मैं बताता हूं, पेज 6 पे आए, ये एसपीपीआई टेस्ट में लफ्ज यूज हुआ था ना, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एसपीपीआई एब्रीविएशन का मतलब नहीं लिखा हुआ था आगे, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मादरत। अच्छा पेज नंबर 6, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको 24 पे करते हैं भाई। आपने चीजों को, हो गया, आपने जब डिवेंचर्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखना है तो दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको खास डेट्स पर सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, इसको कहते हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड, आपको खास डेट्स पर सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा, और आपकी नियत है इनको होल्ड करने की टिल मैच्योरिटी, जब तक ये आपके पास पड़ी हुई है, यानी जब ये 3-4 साल मैच्योर हो जाएंगी तब तक आप अपने पास ही रखेंगे। अगर ये दोनों बातें किसी डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट में पाई जा रही हैं तो आप इसको रखेंगे अमोर्टाइज्ड, इसको कहते हैं कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और इसको कहते हैं बिजनेस मॉडल। ये दोनों टेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको मिलना हो और होल्ड की नियत हो, तो आपने जो फॉलो करना है मॉडल, उस, ये टेस्ट है दोनों, आपने जो मॉडल फॉलो करना है उस मॉडल का नाम है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और किसी चीज में आप इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और होल्ड और मे सेल वाला सिनेरियो है, तो फिर ये रखेंगे आप एफएटी ओसीआई पे। अच्छा, अब इसमें कुछ सिनेरियोज हैं वो देख लें। अगर आपको सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और आपकी नियत होल्ड करने की है तो आप किस पे रखेंगे, अमोर्टाइज कॉस्ट पे। अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए
अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और आपकी नीयत है होल्ड और में सेल, तो आप किस पे रखेंगे? FVTOCI पे। अगर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और आप कह रहे हैं मेरी नीयत बेचने की है, तो फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट का टेस्ट पास होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए, आप अगर कह भी देते हैं मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मैंने बेचना है इनको, तो बस फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने फिर बेचने के लिए लिया हुआ है, तो फिर आप किस पे रखेंगे? FVTPL पे। और अगर आप वाजे तौर पे कह देते हैं मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी चाहिए मुझे, इसके अलावा कोई और चीज भी चाहिए, यानी सोली प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत में वो वाला टेस्ट फेल हो जाते हैं, तो आप कहां आ जाते हैं? FVTPL पे। लेकिन एक पांचवा सिनेरियो भी है, वो है अगर आपने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना हो। क्या करना हो? अकाउंटिंग मिसमैच, यानी उधर आपकी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं FVTPL पे, तो इधर भी आप चाह रहे हैं FVTPL लगाएं। अगर आपने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना हो, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास at initial recognition we can irrevocably designate at if it reduces or eliminate an accounting mismatch। लेकिन ये वाली बात जो है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जब ये चीजें ट्रेडिंग के लिए हो या कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक फेल हो रहा हो, तो मस्ट FVTPL। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट चाहिए और आपने होल्ड भी करना है, लेकिन आप अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसी पे रख लें या फिर FE। लेकिन एक दफा चलेगी FVTPL पे तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। अब जरा सारे सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिएगा। होल्ड करना है और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास हो रहा है, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। होल्ड और मे सेल और कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास हो रहा है, FVTOCI। फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ है, तो फिर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर FE मैंडेटरी। और अगर आपका कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया तो भी FVTPL मैंडेटरी। और अगर आपने इस मकसद के लिए रखा हुआ है लेकिन अकाउंटिंग मिसमैच आ रहा है, कोई लायबिलिटीज FVTPL पे पड़ी हुई है, तो फिर मिसमैच आ रहा है, फिर उसको रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि किस पे आ जाए? FVTPL पे। इसकी जिसकी हमने लाइन ऐसे खींची थी, टू रिमूव अकाउंटिंग मिसमैच। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये वाले मैंडेटरी थे, ये वाले FVTPL classification is mandatory if they are held for trading or if they fail. However, FVTPL classification is if the entity elects the to avoid an accounting mismatch. बहरहाल अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए तो दो शरायत है और FVTCO। अच्छा जी, आप जरा समरी पढ़ें। अमोर्टाइज कॉस्ट पे चीजों को रखना है अगर आपको कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो गया। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास होने का मतलब ये आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ, और आपका बिजनेस मॉडल है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। लेकिन अमोर्टाइज कॉस्ट वालों को भी FVTPL पे रखते हैं एंड FVTPL ऑप्शन इज नॉट इलेक्टेड। इसकी जगह लिख लें, इफ आई वॉन्ट टू रिमूव, बोलें, अकाउंटिंग मिस मैच, then I have an option of, then I may opt FVTPL। तस्वीर खींचो। जी क्या चीज? किस क्वेश्चन नंबर में? हाँ, उसमें क्या हुआ था?
अच्छा मैं कल डिस्कस कर लेता हूँ। FET OCI, if cash flow characteristic test pass and business model is to hold or may sell if a good opportunity arise. If I want to remove mismatch, I may opt FETPL. जी जी बता देते हैं इसका। अच्छा मुझे भाई ये बताइए, ये मिसमैच रिमूव करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर आप नहीं चाहते तो मिसमैच रिमूव, यही तो हम बात कर रहे हैं सुबह से कि ये जो FETPL 2 मैंडेटरी हैं। अगर आपने डिबेंचर रखे हुए हैं बेचने के लिए तो भी, और अगर आपने डिबेंचर रखे हुए हैं कैश फ्लो क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा तो भी FETPL मैंडेटरी है। अब अगर ये दोनों वजह नहीं बन रही और आपका नॉर्मल होल्ड है टिल मैच्योरिटी और आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही चाहिए तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट लगा लें। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका अकाउंटिंग मिसमैच हो रहा है तो भी अमोर्टाइज कॉस्ट लगा दें, खैर है। अगर दिल चाहे तो FETPL इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी। क्लियर? जी वो तो मैं डिस्कस करता हूँ, वो उस सवाल को खोल के डिस्कस करते हैं, वो अलग डिस्कशन है। क्लियर? आगे चलें। FETPL कब लगाना है? इफ एंटिटी मेड एन at initial recognition for any debt instrument to avoid accounting mismatch। लेकिन ये याद रखिएगा ओनली कब लगेगा ये, जब ये ऑप्शनल है। और इफ इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और फेल्स कैश फ्लो, ये क्या है? मैंडेटरी। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज मेड फॉर 10 years टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इंटेंशन इज टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। नहीं FETPL कहां से आ गया? बस अमोर्टाइज कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज मेड फॉर टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड द एंटिटी मे सेल इट इफ अ investment in debenture is made for and contractual cash flows are principal and interest and changes in oil prices। और कॉन्ट्रैक्ट में लिख, ये मैंडेटरी FETPL है भाई। ये कौन सा FETPL है? क्योंकि आपका कैश फ्लो वाला टेस्ट क्या हो गया है? फेल हो गया है। ये नई चीज आ गई। प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी चाहिए, अगर ऑयल प्राइसेस चेंज हुई इसका भी डिफरेंस चाहिए, लेकिन ये न्यूमेरिकल में नहीं आ सकता। Investment in debenture is made for 10 years and contractual cash flows are principal interest and change in oil prices. Entity may sell if a good opportunity arise। FETPL, क्योंकि कौन सा टेस्ट फेल हो गया? कैश फ्लो वाला टेस्ट फेल हो गया। अच्छा जी, कंसोलिडेशन को साइड पे रखें, वो डिस्कशन बाद में करेंगे। अब बताएं, ये मैंने डिबेंचर खरीदे हैं, मैं इनको होल्ड करूंगा 4 साल तक और मुझे सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए तो अमोर्टाइज कॉस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए और होल्ड और मे सेल, और ये खरीदा ही बेचने के लिए है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट और ऑयल चेंज प्राइसेस चाहिए। ये नहीं FETPL ना बोला करें, FETPL मैंडेटरी बोला करें। और आखिरी सिनेरियो जो है, अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाले हैं या FET OCI वाले हैं
लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि हम अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना, तो थ्योरी के सवाल में दोनों बातें लिखाइएगा कि अगर आप चाहें तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे ही रखें, वरना एफई टीपीएल की ऑप्शन अवेलेबल है। डन। ओके, इस बेस के ऊपर पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। इस बेस पे पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का बी, 4 का बी। हाँ जी, आगे आ जाओ ना, इस तरह मुझे आवाज नहीं आती। ये जो FETPL ऑप्शनल वाला है, इसमें याद रखिएगा जब आपने ये अडॉप्ट कर लिया तो फिर बाद में दूसरे मॉडल पे वापस नहीं आ सकते, इसका मतलब है इरेवोकेबल। RL purchased 1 million bonds of Barhi Limited having face value of 100 each at ₹95, डिस्काउंट पे खरीदे। The bonds are redeemable in 5 years time. RL incurred a transaction cost of 0.8. RL intends to hold the bonds till maturity in order to collect contractual cash flows. इसके अच्छा, अब सवाल बड़ा अजीब है। In respect of the above investments, discuss possible classification options available. ऑप्शन भी वैसे उसने लिखा हुआ था। Discuss the possible classification options available to RL. Also compute the amount at which investment would be initially recognized under each option. अब बिल्कुल ही अगर नैरो माइंडेड अप्रोच से चलें तो असूली तौर पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनता है, लेकिन अगर आपको सवाल पढ़ के लग रहा है कि वो कुछ आपसे ज्यादा करवाना चाह रहा है, वो रिक्वायरमेंट में मिसमैच का लफ्ज़ कहीं नहीं लिखा हुआ। अब देखें, ये वाजे तौर पे हमारे टोटल सिनेरियो सुने कितने? हमारे टोटल सिनेरियो में 5। ये दोनों 2 सिनेरियो हो गए, और ये तीसरा सिनेरियो हो गया, ये चौथा सिनेरियो हो गया, और ये 5वां सिनेरियो हो गया। अब वो क्या रहा है? वो कह रहे हैं आई हैव हेल्ड टिल मैच्योरिटी, और कुछ भी नहीं लिखा होगा तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही लेना है, और क्या लेना है इसने? आई हैव हेल्ड टिल मैच्योरिटी। अब बताएं कौन सा लगाना है? अमोर्टाइज्ड। लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के इफ का लफ्ज लगा के क्या लिखा है आगे, ताकि थोड़ा सा जरा बेहतर हमारा जवाब हो जाए। However, if there is an account, क्योंकि है तो नहीं, सवाल ने तो नहीं बताया हुआ, लेकिन देखिए ना 8 नंबर का सवाल आ गया है, और वो इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, ऑप्शंस भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और साथ उसने जो है वो ये भी लिखा हुआ है, ऑल्सो कंप्यूट द अमाउंट विच वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर ईच ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लिखा होगा उनको भी शायद उसने पास कर दिया हो, क्योंकि ऑप्शन लिखा हुआ है, शायद ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। लेकिन बेहतर क्या है कि दोनों डिस्कस कराएं, और उसके डिस्कस करते लिखिएगा हाउ एवर इफ देयर इज एन अकाउंटिंग, सो वी हैव एन ऑप्शन, वो मैंडेटरी नहीं है, टू ऑप्ट फॉर। लिखें जी जवाब। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स क्या होता है? ब्रैकेट में लिखें डेट सिक्योरिटीज। पास पेपर क्वेश्चन 2 से जो लफ्ज पता चला, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इक्विटी सिक्योरिटीज या डेट सिक्योरिटीज? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डेट इज डेट सिक्योरिटीज, will be kept at amortized cost, बस आगे यहां से उठा ले, बिकॉज वी इंटेंड, बस यहीं से लिख लो भाई, उधर ना देखो, यहां से लिखो अपना, बिकॉज वी इंटेंड टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। और आगे कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी पास हो गया, टू रिसीव
to receive contractual cash flows, that is principal and interest. इधर देखें, आप लिखिए, it will be initially recognized at फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैंने कहा था परचेज प्राइस लफ्ज ना लिखा करें पेपर में। इट विल इनिशियली बी रिकॉग्नाइज्ड एज फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दैट इज 1 मिलियन इंटू 95 करेंगे ना, परचेज प्राइस 1 मिलियन इंटू 95, so it will initially be recognized at fair value plus transaction cost, that is 1 million into 95 plus 0.8, 95.8. However, if there is any account, अगर है, सवाल ने तो नहीं बताया हुआ, आगे फिक्रा पूरा कर लें। इफ देयर इज एनी अकाउंटिंग मिसमैच, so if there is any accounting mismatch then Sony, however if there is any accounting mismatch then at initial recognition we may opt FE TPL irrevocably. We may opt FE TPL irrevocably. However, if there is an accounting mismatch, we may opt for FE TPL at initial recognition irrevocably, and will be measured at only fair value, that is 1 million into 95 rupees. भाई वो उस्मान ने कुछ पेजेस कॉपी करवाए हैं। अच्छा मोहतरम, बहुत स्लो हो गया काम वैसे IFRS 9 का। मैंने मंडे को इम्पेयरमेंट शुरू करनी थी, आज भी अभी अब इम्पेयरमेंट शुरू होना हुआ, पता नहीं आगे क्या बनना है चीज़ों का, लेकिन ठीक है, अब चीज़ें अगर हैं तो काम इस पर ऊपर से तो नहीं गुजारी जा सकती। अच्छा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 में खोल रहा हूँ, एसोसिएट्स का आप लोगों को खोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई पेरेंट और सब्सिडरी ने फॉलो करनी होती है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। एसोसिएट जो मर्जी करे, उसका कोई मसला नहीं। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर पेरेंट कोई एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है और सब्सिडरी वो नहीं कर रही, तो फिर सब्सिडरी को उस पर ले आएंगे। जो कौन फॉलो कर रहे हैं? पेरेंट फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पेरेंट और एसोसिएट रिवोल्यूशन मॉडल पे हैं, बस पेरेंट अगर रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो कर रहा है तो सवाल ने कहा था अगर सब्सिडरी भी करती तो ये सरप्लस आता, इस वजह से हमने कह दिया था ठीक है भाई, सब्सिडरी को भी किस पे ले आओ? रिवोल्यूशन मॉडल पे। पास पेपर क्वेश्चन 1 में ये किया था हमने। और जो पास पेपर क्वेश्चन 6 था उसमें पेरेंट ने को भी गेन आया था IFRS 9 वाला, और सब्सिडरी और एसोसिएट को भी गेन आया था, और नीचे लिखा हुआ था हमने डेजिग्नेट कर दिया है FVTPL मॉडल पेरेंट ने, और सब्सिडरी और एसोसिएट
8 ने फॉलो किया हुआ है FET OCI। अब मैंने ये कहा था कि पेरेंट FETPL मॉडल फॉलो कर रहा है और सब्सिडरी FET एसोसिएट जो मर्जी करे, पेरेंट FETPL फॉलो कर रहा है और सब्सिडरी। अब मैंने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में एक लाइन लिखी हुई है जो IFRS 9 की प्रीवेल करेगी। वो लाइन है कि जो बंदा FET OCI पे चला जाता है वो बाद में रिवर्स। इस वजह से मैंने कहा था कि आप पड़ा रहने दें इसको, किसके ऊपर? FET। इसलिए उसको यूनिफॉर्म नहीं किया था। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर तो थी नहीं, ये क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डन जी, क्लियर? डेट इंस्ट्रूमेंट में किसके ऊपर पड़ा हुआ है? हाँ, डेट इंस्ट्रूमेंट में असल में जो मॉडल फॉलो कर रहे होंगे हम उसी पे रखा करेंगे, क्योंकि ना उनकी इंटेंशंस भी देखनी होती हैं, इंटेंशंस क्या हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का कभी सवाल आया तो जो मॉडल जो फॉलो कर रहा होगा उस पर पड़ा रहने दीजिएगा, क्योंकि उनकी इंटेंशंस फर्क है। अब हम इंटेंशंस को शायद बदल नहीं सकते। कुछ समझ आई बात थोड़ी सी? क्योंकि यहाँ इंटेंशन बेस्ड है, यहाँ चॉइस बेस्ड नहीं है, यहाँ क्या है? इंटेंशन बेस्ड। इसलिए अगर कभी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स आया तो उसको उसी पे पड़ा रहने दीजिएगा। और ये कोई डिस्कशन आईकेप की किताब में नहीं हुई हुई और ना कहीं हुई हुई है। अगर करनी हुई तो मैं आपसे चलें बाद में फिर कभी कर लूंगा। तो चीज को साइड पे लेके ना जाए जो चीज अभी टेस्ट नहीं हुई, ठीक है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को साइड पे रख दें, डिस्कशन करनी हुई कर लेंगे, कोई मसला नहीं, अभी दिमाग से निकाल दें। तो मुझे ये बताएं, इन्होंने क्या खरीदे हुए थे? शेयर्स। अब अगर शेयर्स खरीदे हुए थे तो हम क्या करते? देखेंगे पेरेंट और सब्सिडरी कौन सा मॉडल फॉलो करे। पेरेंट ने क्या करा था? FETPL, लेकिन सब्सिडरी, लेकिन FET OCI इररिवोकेबल है, इस वजह से हम उसको उठा के उस पर नहीं लेके आए। लेकिन जो कल वाला सवाल था पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10, 12 तो आपको उसमें टेस्ट में दे दिया था। अब सवाल तो हमारे खत्म ही हो गए हैं तकरीबन। ये जो पास पेपर क्वेश्चन 10 था, कितने लोगों ने इसकी डिस्कशन अटेंड कर ली थी? प्लीज, मैं कह रहा हूं लेट के बेशक कर लिया करें, लेकिन प्लीज चीजों को पेंडिंग ना करें। अच्छा, इसके अंदर मुझे 2-4 चीजें बताएं कल वाले सवाल में। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पहली चीज पूछता हूं, इसमें वो कह रहा है कि एसोसिएट का OCI है। अब अगर पेरेंट और सब्सिडरी का नहीं भी था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएट को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। लेकिन मजबूरी में हमने काम किया था, इसका OCI हम CRS में लेके जाने की बजाय मजबूरी में CRE में ले गए थे, क्योंकि उन दोनों के सरप्लस पड़े ही और एसोसिएट को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, इसको तो छेड़ना ही नहीं। इसके लिए यूनिफॉर्म वाली शर्त है ही नहीं। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा अब सवाल में मैं एडजस्टमेंट 1 और 2 जरा रिवाइज करवाने लगा हूं। हमने मिड ऑफ ईयर में पेरेंट ने खरीदा था सब्सिडरी के 75% शेयर। लाइन आसान सी है ना, ऑल कंसिडरेशंस हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑन यकम अप्रैल। यकम अप्रैल की सारी एंट्रीज सही हो चुकी हुई हैं। यकम अप्रैल की सारी एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री हो चुकी है कुछ नहीं करना, रेक्टिफाई नहीं करना। हमने रेक्टिफिकेशन नहीं की थी। 288 की कल हमने पीवी निकाली थी, वो पीवी निकली थी यकम अप्रैल को 200 रुपया, उसकी एंट्री करेक्ट हो चुकी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। उसकी जो अनवाइंडिंग की एंट्री थी वो नहीं हुई थी, वो हमने जाके की थी CRE डेबिट पेएबल, सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनी थी, CRE डेबिट पेएबल क्रेडिट। ये बेचारा 1000-2000 अपने हाल पे ही पड़ा रहा था, इस वजह से कि रेक्टिफाइंग एंट्री इसको हिट नहीं होनी थी, CRE डेबिट पेएबल क्रेडिट। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट को जो हिट पड़ता है वो पड़ता सिर्फ यकम अप्रैल को है, और वो हिट उसने सारा करेक्टली मारा हुआ है। और तीसरा हिट पड़ना था लैंड क्रेडिट 710 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट 660 से, और बैलेंसिंग फिगर लॉस। लेकिन ये एंट्री हमने इसलिए पोस्ट नहीं की थी क्योंकि ये एरेंटली करेक्टली हो चुकी थी। तो इन तीनों एडजस्टमेंट से रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ एक निकली थी, अनवाइंडिंग। फिर इन तीनों लाइनों का मतलब क्या था? इन तीनों का लाइनों का मतलब ये था, वर्किंग वन में लेके क्या जाना है 2000 में से।
तो हमने क्या किया था, तीनों की ओरिजिनल फिगर पकड़ी थी। ओरिजिनल फिगर पकड़ना आसान है, 288, 200 और 660, इन तीनों को जमा करके हमने माइनस किया था और माइनस करके 2000 में से टेक 2 वर्किंग 1। और अल्लाह का शुक्र है पास पेपर क्वेश्चन 8 में इसमें बहुत सी गलतियां सही करनी पड़ी थी, क्योंकि उसमें जिस दिन एक्विजिशन थी उस दिन गलतियां हुई थी। इस सवाल में लिखा हुआ एक्विजिशन डेट पे सब कुछ करेक्टली पास हो गया। अच्छा, एक भाई मसला है जो वो कर रहे आजकल, उसकी कल हमने डिस्कशन की थी। वो मसला ये है कि वो आपको कह रहा है कि मोहतरम मेरी बात सुनो, मैं आपको प्री आरी नहीं देना चाह रहा। मैं आपको क्या नहीं देना चाह रहा? प्री आरी नहीं देना चाह रहा। तो हमने फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस की थी। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आरई और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये जो जवाब आता होता है इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। इसका नाम हमने लिखा करते थे। एनसीआई से कोई मतलब नहीं, एनसीआई फेयर वैल्यू पे बड़ी प्रोपोर्शनेट है, वो एनसीआई है, उसकी बात नहीं है। ये सब्सिडरी के सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू है। तो इसका नाम बताएं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट। ये तो 100 का नाम हो गया। लेकिन अगर मैं इन तीनों का नाम रखना चाहूं, शेयर कैपिटल जमा शेयर प्रीमियम जमा रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों का नाम है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट। अब कल हमें मजबूरी में यह करना पड़ा था कि उसने बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट दी थी, तो हमें सरप्लस को थोड़ा सा मिटाना पड़ा था और डब्बा यहीं पे क्लोज करना पड़ा था। इसका नाम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस नहीं होता। इसमें फिर आप जब सरप्लस डालते हैं इसका नाम होता है फेयर वैल्यू ऑफ। एक अमाउंट जबरदस्ती दे दी थी उसने जो हम यूज नहीं करना चाह रहे थे लेकिन मजबूरी में यूज करनी पड़ी। तो अब बताएं सवाल में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फेयर वैल्यू किधर है एसोसिएट्स? सवाल में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड बड़े मजे से निकला था कल, बड़ी अजीब सी एडजस्टमेंट। वो एट डेट ऑफ एक्विजिशन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द was 1132 which was equal to fair value, यानी सारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर है इत्तफाकन, एक्सेप्ट एन इक्विपमेंट जिसकी सरप्लस कितने। तो ये कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी हुई है या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? इसका मतलब है इस फिगर को हमने यहां यूज किया था 1132, और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम गिवन था, तो बैलेंसिंग निकाल ली थी हमने प्री आरई, और प्री आरई ले गए थे वर्किंग 2 में, फिर हमने डाला था यहां पे सरप्लस, और अगर इसका नाम रखा था फेयर वैल्यू ऑफ। मैं कह रहा था आपको कि अगर कभी पेपर में सरप्लस ना दे तो दो चीजें देगा, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट एंड फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्यू। उसको यहां लिखेगा, उसको यहां लिखेगा, और फिर सरप्लस क्या निकाल लीजिएगा, बैलेंसिंग। फिर एसेट का नाम भी बताएगा जिसपे सरप्लस आया और रिमेनिंग लाइफ भी बताएगा, लेकिन ये फिगर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, बैलेंसिंग निकालनी। और ये फिगर वही होती है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हम लगाते हैं एनसीआई प्रोपोर्शनेट। अगर फेयर वैल्यू पे तो फिर तो टेंशन ही नहीं। तो इस फिगर को मल्टी, और कल के सवाल में मसला यह था कि गुडविल उसने दे दी थी, एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अनलकीली एस की शेयर प्राइस अवेलेबल, इसलिए हमने एनसीआई की फेयर वैल्यू बैलेंसिंग निकाल ली थी क्योंकि बाकी सारा डाटा अवेलेबल था। क्लियर हो गया? थोड़ा सा हाथ खड़ा करते हैं, बात सारी क्लियर होगी। सो इसका नाम क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट। असल में हमें ना एक आदत पड़ी हुई कि पूरे को डब्बे में लेना, और पूरे को डब्बे में लेके इसका नाम नहीं हम लिखते थे, असल में इसका नाम होता है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन डेट। चलें जी सफ़े बांटना शुरू करें।
भाई एक ही सफे ना, स्टेपल तो नहीं हुए ना, स्टेपल क्या 2 सफे थे, आगे पीछे दिखाओ। चलो बांटना शुरू करो, अब जो भी हो गया। स्टेपल करने की क्या चीज थी, चलो जल्दी मान दो। कितने ज्यादा सवाल, 14, 15, 16 तो नहीं, मैं तो 15, 16 कहा था उसको। वॉल्यूम 1 जिनके पास है वो ये सफा ना लें, वॉल्यूम 1 निकाल लें। IS 12 निकालें। IS 12 जी, पेज नंबर 291। पहले निकालें आप ये 292। ओके जी, हमारा ईयर एंड बताएं। इकतीस 12 जी, किसी को सफे ना मिले हो। ओके ऑन 1 जनवरी 21 we acquired Funny Limited shares for rupees 70 million. The investment was subsequently measured at FVTPL. Investment in shares. During the year we received dividend income of 4. Dividend तो बार-बार जनरल एंट्रीज में जाएगा. At year end a gain of 10 million was recorded as a fair value adjustment. इसी को 22 पे कर दें आके भाई. Carry down. Balancing 80. At year end a fair value gain was recorded in at fair value adjustment. Under tax laws, कैपिटल गेन आ गया है. कैपिटल गेन आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा हुआ, शेयर बेचने को कहते हैं. कैपिटल गेन आ गया है या आएगा? कब आएगा? जब बेचेंगे. अभी बेच, क्वेश्चन 40 कौन सा है? 15 292 भाई, उसको मिल नहीं रहा, जल्दी करो. कैपिटल गेन अभी नोट करने का टाइम दूंगा. कैपिटल गेन आ गया है या आएगा? जब आएगा तब कितने पे टैक्स लगेगा? 15 पे, 15% पे. At year end a gain of 10 million was recorded. Under tax laws, capital gain is taxable at 15% at the time of sale. ये 10 रुपए पे कब टैक्स लगेगा? जब ये सेल होगा. इसका मतलब है टैक्स वाले इस 10 रुपए को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, क्योंकि टैक्स वाले चीजों को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखना पसंद करते हैं. Under tax laws, capital gain is taxable at 15% at the time of sale, while dividend is taxable at the rate of 10%. The intention of SL for holding investment is to take benefit from capital gain. इसकी नियत है इसको बेच के फायदा उठाएंगे, ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, बस ये मतलब है इस बात का. तो इसकी नियत है कि हम इसको बेच के फायदा कमाएंगे. ये तो हमारी इंटेंशन है. अब मुझे बताएं कि अकाउंटिंग वालों ने इन्वेस्टमेंट्स को किस पे शो किया हुआ है? 80 पे. टैक्स वाले कह रहे हैं कि हमने इस पे तब रेट लगाना है जब कभी बिके. तो याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, चाहे डिबेंचर्स हों IS 12 में या शेयर्स हों, आप लोगों ने हमेशा इनको परचेज प्राइस पे रखना है. अनलेस कि कभी सवाल कह दे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो, वो टैक्स वाले आमतौर पे नहीं कहते होते. टैक्स वाले ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में बताया करेंगे हर दफा क्या करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के टैक्स वालों के अपने ही रूल होंगे. हमारे तो रूल पता है ना आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट के, टैक्स वालों के पता नहीं क्या रूल है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के. तो बता दें, चाहे डिबेंचर्स हैं चाहे शेयर्स हैं, हमेशा आपने इसको किस पे रखना है?
बोले परचेज प्राइस, कैरिंग अमाउंट होगी और टैक्स बेस होगी। डन। अच्छा जी, अब डिफरेंस 10 रेट, ये कैपिटल गेन टैक्स है और कैपिटल गेन पे गवर्नमेंट ने क्या, आप लोगों को याद है जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ सिक्योरिटीज कैपिटल गेन के भी डिफरेंट रेट होते थे, तो गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन पे जनरल रेट रखा हुआ है या 15%? ये कैपिटल गेन 10 का आ गया या जब कभी आएगा, जब कभी आएगा तो इस पे कितना टैक्स लगेगा, आ गया या आएगा, तो फिर डेफर करके लगेगा जी। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो डीटीएल बोलें 1.5, 1.5 is over DTL. Okay, now come on working of current tax. I don't know what is the PBT. PBT का मुझे नहीं पता। आप लोगों ने लेक्चर 1 में जब FETPL का मॉडल किया था तो मुझे बताएं पहली क्लास में कितनी चीजें आपने डाली थी P&L में। इसका आसान तरीका होता है, आधे मिनट में जनरल एंट्रीज कर लें, और कोई तरीका नहीं इसका। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। हर मॉडल की जनरल एंट्रीज कर लिया करें, क्योंकि P&L और बैलेंस शीट को आप रट्टा नहीं मार सकते, इसका हल कोई नहीं है। एक सेकंड में नहीं, 5 सेकंड चले, 5 सेकंड में आप एंट्रीज कर लिया करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट, और इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जाती है P&L में, डिविडेंड जाता है P&L में, और फेयर वैल्यू गेन जाता है P&L में। तो हमारे सवाल में अकाउंटेंट ने डिविडेंड डाला हुआ है 4 मिलियन का, और हमारे सवाल में अकाउंटेंट ने फेयर वैल्यू गेन डाला हुआ है P&L में, क्योंकि ये FETPL मॉडल है। इन दोनों को उल्टा दीजिएगा। फेयर वैल्यू गेन को इस वजह से उल्टाइएगा कि टैक्स वाले एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाते ही नहीं, फेयर वैल्यू गेन इसलिए उल्टाइएगा। डिविडेंड को ना उल्टाइएगा, लेकिन अगर खुदा ना खासा उसका रेट डिफरेंट हुआ फिर उसको उल्टा दीजिएगा। उल्टाएं जी, फेयर वैल्यू गेन 10 और डिविडेंड 4, फेयर वैल्यू गेन उल्टा दें और डिविडेंड उल्टा दें। जो मर्जी जवाब आए मुझे उससे कंसर्न नहीं है, इस वाले पे टैक्स रेट लगाइएगा जनरल, उसके बाद एंड पे डिविडेंड पे लगा दीजिएगा टैक्स एट 10% ऑन 4, दैट इज 0.4। बाकी 30% रेट है या 32 है, वो मुझे इस वक्त उससे कंसर्न नहीं है। डन, खत्म हो गई एडजस्टमेंट। तो ये था FETPL अलॉन्ग विद IAS 12। तरीका बताएं करंट टैक्स में कैसे फिगर्स उल्टानी है। जनरल एंट्रीज सोच लें, जनरल एंट्रीज सोच लें। गेन क्यों उल्टाया? टैक्स वाले बड़ी बड़ी चीज को महंगे होने को नहीं मानते, इसलिए गेन उल्टा दिया। और डिविडेंड क्यों उल्टाया? उसका रेट अलग है। जनरल रेट क्या है वैसे? टैक्स रेट जनरल क्या है? 30%, वो पता नहीं क्या आएगा। और टैक्स ऑन 4 एट द रेट ऑफ इज इक्वल टू 0.4। अच्छा जी, कैरिंग अमाउंट कैसे निकला करेगी? टी अकाउंट बना के। और टैक्स वाले हमेशा फाइनेंशियल एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं? परचेज प्राइस या हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेस वैल्यू पे नहीं, परचेज प्राइस। एक सवाल का जवाब दें आप, FET-OCA की एंट्रीज बता दें। अच्छा वैसे एक चीज, अगर इस सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती और टैक्स वालों ने लिखा होता कि हमने इसको एक्सपेंस में डालना है, तो तसल्ली से FETPL मॉडल में हाथ खड़ा करके बताइएगा
क्या करते इसको करंट टैक्स में, अगर टैक्स वाले कह देते कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस में डालें, एक्सीलेंट, कुछ भी ना करते। क्यों? एफईटीपीएल मॉडल में अभी आपने मुझे अकाउंटिंग वालों की एंट्री बताई है एक्सपेंस डेबिट, और टैक्स वाले कह रहे हैं वो अलाउ इट एज डिडक्शन, तो दैट इज ऑलरेडी डिडक्टेड। सो ट्राई टू डेवलप अ सेंस ऑफ IS 12। IS 12 की सेंस बनाने की कोशिश करें, बातें खुद ही समझ आ जाती हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जो FET-OCI होगा, FET-OCI होगा, उसमें मेरे ख्याल से कैरिंग अमाउंट आया करेगी, वो तो हम निकाल लिया करेंगे टी काउंट से, और टैक्स बेस्ड परचेज प्राइस आ जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का सवाल बताया करेगा, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस्ड इजीली निकाल लिया करेंगे। लेकिन उल्टाया फेयर वैल्यू गेन को नहीं करेंगे। भाई ये देखो किस चीज की बातें आ रही हैं, उल्टाया फेयर वैल्यू गेन को नहीं करेंगे। हाथ खड़ा करके वजह बताएं। क्योंकि हम पीबीटी से चल रहे हैं, पीबीटी तक तो OCI गेन है ही नहीं, तो उल्टाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक काम करेंगे, मुझे डेफर टैक्स का टी काउंट नहीं यहां बनाना पड़ा, उधर मुझे डेफर टैक्स का टी काउंट में एक फिगर लेके जाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाने लगा हूं कौन सी वाली, वो डेफर टैक्स के टी काउंट में फिगर जाएगी। डन, ट्राई करें जी। अब IFRS 9 FET-OCI कौन सा पेज है? 293.5। अगला सफा, ये भी है आप लोगों के पास या नहीं है कॉपी? बाबा है, की बोल रहे हैं तुम? दूसरा पार्ट बनाओ।